अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मशरक़े वुस्ता की हालिया जंग अब सिर्फ गोली और बारूद की कहानी नहीं रही, बल्कि ये बयानियों, एदाद शुमार और आलमी रद्द-ए-अमल की एक पेचीदा तस्वीर बन चुकी है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के पहले ही महीने में 800 से जायद फिजाई हमले किए गए, जिनमें 4000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया और तकरीबन 16,000 मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल हुए, जबकि दावा किया गया है कि इन कार्रवाइयों में 2000 से जायद ईरानी फौजी और कमांडर्स मारे गए। इसके बरक्स ईरानी हुकाम ने इंसानी नुकसान की एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हुए कहा है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 1937 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 240 खवातीन और 212 बच्चे शामिल हैं, जबकि तेहरान में तिब्बी शोबे को भी निशाना बनाया गया, जहां कम अज कम 10 नर्सेज दौरान ड्यूटी जान से हाथ धो बैठी। दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर तीसरे बड़े मिसाइल हमले का दावा किया है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई हिजबुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम एक अहम पैगाम में हिजबुल्लाह को इस्लामी दुनिया की अजीम ताकत करार दिया और मुज़ाहमत जारी रखने पर जोर देते हुए ईरान की जानिब से मुकम्मल इखलाकी और सियासी हमायत का इयादा किया है। अस्करी महाज के साथ साथ इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का पहलू भी इस जंग में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कैमरों और हुकूमती डेटाबेस में दरअंदाजी कर रखी है। जब ईरानी हुकूमत ने अवामी मुजाहिरों को रोकने के लिए इंटरनेट स्विच लगाया, तो इसराइल ने इसी मरकजी निज़ाम को जासूसी के बड़े नेटवर्क में बदल दिया। इस एआई निज़ाम की दुरुस्तगी का ये आलम है कि दौरान परवाज सुपरसोनिक मिसाइलों का रुख मोड़कर मुतहर्रिक अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जरिए पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर अमीर अली हाजीजादा समेत 250 से जायद आला उहदेदारों को निशाना बनाया जा चुका है। यही वजह है कि ईरानी वजीर खारजा ने तुर्किया पर मिसाइल दागने के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और उसे दुश्मन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए तुर्क हम मनसब हुकान फिदान को मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की। अमरीकी किरदार इस तनाज़े में मरकजी हैसियत इख्तियार किए हुए है, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में जंग से निकल जाएगा, हत्ता कि मुमकिना तौर पर इससे पहले कोई डील भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जोहरी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। ताहम इसी दौरान अमरीकी वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने मुजव्वज़ा मुआहिदा कबूल ना किया तो मजीद सख्त हमले किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर 15 मकामात पर ज़मीनी कार्रवाई भी मुमकिन है। जबकि अमरीकी अस्करी क़यादत के मुताबिक ईरान में 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है और 150 से जायद बहरी जहाज तबाह किए गए हैं। लेकिन तेहरान ना तो अमरीकी धमकियों से मरूब दिखाई देता है और ना ही वो किसी आर्जी हल पर राजी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कतरी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि ईरान सिर्फ आर्जी सीज़फायर नहीं, बल्कि पूरे खित्ते में जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अमरीकी नुमाइंदे की तरफ से धमकी आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं और अगरचे सिक्योरिटी से मुताल्लिक कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए जारी है, लेकिन ईरान ने अमरीका से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। इराक़ची ने सऊदी अरब को ब्रादर मुल्क करार देते हुए कहा है कि अमरीकी अफवाज के खित्ते से निकलने का वक्त आ चुका है। इसी दौरान अबनाए हुर्मुज़ आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहां तकरीबन 3000 जहाज फंसने की इतलात हैं। तरसीली लागत में 200% तक इजाफा हो चुका है और सप्लाई का वक्त 3 गुना बढ़ गया है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल से अमरीका का बराह रास्त ताल्लुक नहीं होगा और इत्तेहादी ममालिक को अपनी हिफाजत खुद करना होगी, जबकि ईरान ने इंदिया दिया है कि सिर्फ हम आहंगी करने वाले ममालिक के जहाज ही महफूज गुजर कर सकते हैं। इस बढ़ते हुए आलमी बहरान को रोकने के लिए पाकिस्तान और चीन ने एक मजबूत सफारती महाज संभाला है। बीजिंग में चीनी वजीर खारजा और पाकिस्तानी नायब वजीर आजम इसहाक डार के दरमियान अहम मुशावरत हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर दर्ज झेर मुतालबात सामने रखे। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद किए जाए, आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले को महफूज रास्ता दिया जाए, तमाम फ्रीकैन ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाएं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया जाए। इसी असना में तेहरान में इसराइल और अमरीका मुखालिफ एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें ईरानी खवातीन ने पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम उठाकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया और शुक्रिया के नारे लगाए।
क्या सदर ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में निकलने का ऐलान एक हकीकत है या महज अपनी गिरती को बचाने का एक सियासी पैंतरा? क्या अमेरिका के बगैर इसराइल इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगा? क्या जंगों में मसनूई जहानत का ये बेलचक इस्तेमाल मुस्तकबिल में इंसानी बका के लिए एक नया खतरा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर हैं जौहर सलीम साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जौहर साहब, बिलाखिर ट्रंप अब वाज़ेह अल्फाज में जंग से निकलने की बातें कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में जंग से निकल जाएगा, क्या ये कोई हकीकी सफारती हिकमत अमली है या गिरती हुई मकबूलियत को बचाने का महज एक सियासी स्टंट है? देखें जी, मैं तो ये काफी पहले से कह रहा हूँ कि ट्रम्प तो शायद 2 हफ्ते पहले भी जंग से चले जाते, क्योंकि वो तो इतनी लंबी जंग चाहते ही नहीं है। फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो जो है, जिस तरह एक तो जो था कि चलें ईरान को मजीद वीकन करना है, उसमें काफी सारी डेवस्टेशन तो वहां पे वो कर चुके हैं, वो और इसराइल मिलके। उनकी जो नेवी एयरफोर्स जो है ना, उनकी मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स पे भी रिसेंटली उन्होंने बॉम्बिंग की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसराइल भी यही चाहता था, तो उनको तो अब वो फर्क नहीं पड़ता, वो जंग अब छोड़ के चले जाएं तो शायद वो, अगर ये अपना हुर्मस पे बंदिश उसकी ना हुई होती, वो ब्लॉक ना होता, तो वो मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले भी छोड़ जाते इसको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई हैरानगी नहीं है इसमें, बल्कि मैं ये चीज मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में। जो है ना, वो देखें, वो तो हफ्ते के बाद ही ये कहना शुरू हो गए थे कि अब तो हमारे पास कोई टारगेट्स ही नहीं रहा हिट करने के लिए, और हमने तो अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। और फिर जाहिर उन्होंने जो लीडरशिप है उसके भी काफी ज्यादा जो है ना, उसमें से भी एलिमिनेट की है उन्होंने, चीदा लोग। तो ये ठीक है कि उनकी मर्जी के उधर लीडरशिप तो नहीं आ गई। अभी वो ये बात कर रहे हैं कि जी सदर जो है, नया सदर तो खैर वही है। लेकिन सर, जंग से निकलने के लिए भी तो उन्हें कोई अपना नैरेटिव चाहिए होगा ना, जहां वो अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सकें कि जी हमने क्यों जंग की, क्या हमने अहदाफ हासिल किए और अब हम क्यों बाहर आ रहे हैं। तो वो नैरेटिव भी तो अभी तक उनको नहीं मिल सका। दूसरा, ये ट्रंप का अपने ही नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को कहना कि खुद लड़ना सीखो और अपना ईंधन खुद हासिल करो, क्या इससे अमरीकी क़यादत पर आलमी बरादरी का रिहासा, आप कह सकते हैं कि एतबार खत्म हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की इस पॉलिसी से एक नया आलमी पावर स्ट्रक्चर जन्म ले रहा है जिसमें इलाकाई ब्लॉक्स ज्यादा मजबूत होंगे और वो तो हो सकता है खर्चा भी मांग रहे हो जंग का आगे? जी, खर्चे तो मांगेंगे वो, मेरे ख्याल है अभी खलीजी ममालिक से बाद में वो बिल्कुल मांगेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो है ना, बिलवास्ता या बिला वास्ता। देखिए, पहली बात जो आपने की है वो तो उसका जवाब तो ये है कि देखें, वो तो ये बयानियां बहुत पहले ही बना चुके हैं, तो उनको तो किसी नए बयानी की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो जंग के 1 हफ्ते के बाद से ये कह रहे हैं कि जी, वो तो यहाँ तक भी कह रहे थे हमने रिजीम भी चेंज कर दिया, अब ये नए लोग आ गए हैं सारे, और हमने ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, नेवी भी कर दी है, ये फलां भी कर दिया। तो वो तो मैंने, क्योंकि पहले भी कहा था कि उनका जो स्टाइल है, जो है तर्ज हुकूमत जो है, खसूसन जो है, इस जो उनकी स्ट्रेटजी होती है बयानात की हद तक, वो ये होती है कि वो बहुत से मुतज़ाद बयानात भी दे रहे होते हैं, जिससे वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं हर सिमत में। तो वो तो उन्होंने स्पेस पहले क्रिएट की हुई है, तो उनको कोई मसला उसमें बिल्कुल भी दरपेश नहीं आएगा। वो तो बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा क्लेम करेंगे, क्या जो है ना, जो ऑलरेडी भी वो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा क्लेम आने वाले दिनों में। तो उनको कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो और भी इसी तरह जो है ना, क्योंकि मैं तो ये कह रहा था कि अब ये जंग जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लंबा खींचना चाहते हैं, या ना ये ईरान के इंटरेस्ट में आप इसको मजीद तवालत देना, ये सिर्फ इसराइल के इंटरेस्ट में है। और आपने अगर देखा हो तो क्या हो रहा है, अब इसराइल ने मैसिवली बॉम्बिंग शुरू कर दी है वहां पे, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेशक वो फार्मास्यूटिकल्स की जो है ना रिसर्च सेंटर्स हों, या डिसैलिनेशन प्लांट्स हों, या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी प्लांट्स हों, या बाकी जो है किस किस्म का भी जो है ना मिसाइल साइट्स तो तकरीबन 80-90% उनकी तबाह कर चुके हैं। इसी तरह बाकी चीजें भी, तो वो मैसिवली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसराइल तो ये मौका बहुत अरसे से चाहता था। वही चाहते हैं कि इनकी कैपेसिटी इतनी कम कर दें कि अगले कई साल जो है सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन में लगे रहें, तो इनको बाकी ईरान से बाहर पावर प्रोजेक्शन का कोई मौका ही ना मिले, क्योंकि जब जाहिर है कि मुल्क के अंदर के हालात ये होंगे तो इनका फिर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी जो उनसी है वो इसराइल की पहले भी थी, वो इस मौके से अभी भी फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ईरान अपने कार्ड जो है ना सारे वो इस्तेमाल तकरीबन कर चुका है। वो कार्ड्स क्या थे, वो देखें, इसराइल पे अटैक करना, अच्छा जी, वो किए उन्होंने बहुत ज्यादा। अब उनकी मिसाइल कैपेसिटी एक्चुअली कम हो चुकी है, पहले से खासी ज्यादा कम हो चुकी है। इसी तरह खलीजी ममालिक पे किए उन्होंने,
अच्छा उनसे भी नाराजगी मोल ले ली है, वो तो भी जाहिर है जो भी नुकसान हुआ उनका भी खासा नुकसान हुआ है। उसके बाद अपना हुर्मुज़ वाला जो इनका ट्रम्प कार्ड था, ये सारे तो उन्होंने शुरू में ही कर लिया ना। ठीक है, उनका इम्पैक्ट भी बहुत है, ख़ुसूसन ये जो अपना हुर्मुज़ वाला। लेकिन मसला उसमें ये है कि वो जो ज़्यादा हर्ट किसको कर रहा है? ज़्यादा हर्ट तो उन मुल्कों को कर रहा है कि जिनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो चीन को हर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि चीन को सिर्फ ये नहीं है कि उनको वहाँ से कमोडिटीज़ सारी बंद हो गई हैं, बल्कि ये है कि उनके लिए तो अगर दुनिया की मईशत में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चीन की एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाती हैं ना। वो तो एक एक्सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म उनकी इकॉनमी है। वो कोई डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड इकॉनमी नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका को इससे फ़र्क सबसे कम पड़ता है क्योंकि उनका तो तेल भी अपना है, गैस भी अपनी है। वो उनकी कोई एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी भी नहीं है। उनको उस तरह की कमोडिटीज़ की ज़रूरत भी नहीं है जो अपना हुर्मुज़ से आती हैं। तो इसी तरह इज़राइल को भी कोई इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो पड़ा है, जो ये सारे मुल्क हैं, मसलन पाकिस्तान है, इवन इंडिया को भी फ़र्क पड़ा है, उसके भी अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। फिर देखें साउथ कोरिया है, जापान है, ये सारे जो मुल्क हैं, फिर खुद ईरान को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि उनकी भी तो एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं सारी तेल की, और फिर जो मैसिव डेवास्टेशन यहाँ पे हो रही है। तो इसीलिए देखें वो जो मैं चीज़ें सारी कह रहा था, एक के बाद एक वही उसी सिमत में चीज़ें गई हैं। मैंने ये कहा था कि खलीजी ममालिक जो है ना, वो प्रेशर अमेरिका पे ये नहीं डालेंगे कि इसको बंद करें, वो उल्टा डबल डाउन कर जाएँगे। वो कहेंगे उल्टा अमेरिका को कि आप और ज़्यादा इसको फिनिश द जॉब, क्योंकि ताकि आइंदा ईरान से फिर हमें खतरा ना रहे। वो ही हुआ, उसी किस्म की आवाज़ें वहाँ से आईं। फिर जो है ना, मैंने ये कहा था कि जब 25-30 दिन गुज़र जाएँगे, तो फिर ये जंग का कॉस्ट ईरान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देख लें आप कितना कॉस्ट उनके लिए बढ़ गया है। अब इस वक़्त बट उनकी सर दूसरी रिटेलिएशन तरफ भी भी पहले से कम हो गई। अमेरिका भी ऑब्वियसली वो भी सफर अब जैसे हम देख रहे हैं, पोलैंड, स्पेन और इटली का पैट्रियट सिस्टम देने से इनकार कर देना क्या जाहिर करता है? जी। क्या यूरोपीय ममालिक अब देखिए अमेरिका अमेरिका की किस तरह, प्रॉक्सी जंगों का अमेरिका हिस्सा तो बनने से थक चुके हैं? ऐसे में डोंट यू थिंक कि अमेरिका तनहा क्या ईरान के साथ तवील जंग लड़ सकता है? फिर हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की अपने मुल्क में भी किस तरह से मुखालफत और प्रोटेस्ट देखने को मिले, और हो सकता है कि सर इस सारे उनको सिनेरियो में उनको चीन और जी, रशिया अपना फायदा, ऑब्वियसली उनको तो फायदा ही हो रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए अमेरिका को वहाँ पे लंबी जंग करने की ज़रूरत क्या है ईरान में? बताइए, क्या उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस सूरत में? उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लेने थे ना, वो तो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे थे। अब वो न्यूक्लियर वाला रह वो गया, तो हाँ, वो इसराइल के कहने 450 पे था ना। किलोग्राम हाँ जी। यूरेनियम का यूरेनियम का मसला रह गया, 450 किलोग्राम जो अफ़सूदा था, वो भी उन्होंने सोचा ट्रम्प ने, लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने सोचा कि जो उसका वो जो कॉस्ट है, उसके लिए उन्होंने ट्रूप्स मंगवा ली थी, ये जो उनकी है ना एम्फीबियस फोर्सेस, क्योंकि वो ऑप्शंस उनके पास और भी उन्होंने ज़्यादा अपने सामने रख लिए थे। वो ये भी हो सकता था आने वाले दिनों में, कि अभी भी वो है, मुमकिन तो है, लेकिन अब वो थोड़ा-सा उसके प्रोस्पेक्ट्स कम लग रहे हैं कि वो इस तरह करें कि जी वो कोई स्पेशल ऑपरेशंस करें, जिस तरह खरग आइलैंड पे कब्ज़ा, या कोई इसके आस-पास के जज़ीरों पे कब्ज़ा, या उस कोस्ट लाइन पे। लेकिन उसमें कॉस्ट उनका फिर बढ़ जाना था क्यों कैजुअलिटीज़ का। तो अब लग रहा ये है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि जी वो क्यों लेंगे वो कैजुअलिटीज़ वो भी। देखिए ट्रम्प की जो जिस तरह की पॉलिसी है ना, उनको परवाह नहीं है कोई यूरोप से ताल्लुकात की, ठीक है? कोई और अमेरिकी सदर होता उसको परवाह होती, इनको परवाह नहीं है उसकी। क्योंकि ये समझते हैं कि जी नेटो जो है ना, ये यूरोपियन सारे हैं, उनकी रिलायंस नेटो पे है, हमारी नहीं है। हमने तो उल्टा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनकी पॉलिसी है ना, ये जिस तरह की इनकी अप्रोच है, इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ना इनको कोई लंबी जंग की ज़रूरत है ईरान में। अम, इसी वजह से अगर कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट होता जिसको फ़र्क पड़ता कि जी यूरोप हिट हो रहा है, हमारे ताल्लुकात यूरोप के साथ हिट हो रहे हैं, बाकी दुनिया हिट हो रही है, तो फिर वो एक लेवरेज ईरान की बनती। लेकिन मसला ये है कि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि परवाह नहीं करता इन चीज़ों की। तो फिर उनकी लेवरेज तो कम हो जाती है। और वो अपने वो सारी जो लेवरेजेस हैं ऑलरेडी ईरान तो इस्तेमाल कर रहा है ना, वो तो सारी ऑलरेडी इन प्ले हैं। तो सर ये लेकिन जहाँ पाकिस्तान तक की सफारती कोशिशों को आप किस तरह देखते हैं? ईरानी वजीर खारजा ने तो कहा है कि सिक्योरिटी अमूर पर कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है, और इस इंतहाई नाजुक और बारूद से भरे माहौल में पाकिस्तान किस हद तक एक कामयाब सहूलतकार या बैक चैनल डिप्लोमेसी का किरदार अदा कर रहा है, खासतौर पर इस जमन में बीजिंग में इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा के दरमियान होने वाली बैठक को आप कितना अहम समझते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल अहम थी। देखिए, मैंने तो कुछ दिन पहले खुद ये कहा था कि जी कि आने वाले दिनों में आप चीन का इस रोल जो है ना इस डिप्लोमेसी में ज़्यादा देखेंगे, और फिर इत्तेफ़ाक ये हुआ, उसी के बाद ही आपने देखा, हालाँकि मुझे उसकी कोई पेशगी इत्तला नहीं थी। ये सिर्फ़ मेरा एनालिसिस था, इस तरह होगा, और उसी तरह ही हुआ। चीन जो है उसके बाद अब देखें, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि देखें चीन इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। सबसे ज़्यादा जो हिट हो रहा है ना, बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें, वो सबसे ज़्यादा चीन से हिट हो रहा है। उनकी जो है ना कमोडिटीज़ सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़रूरत उनको होती है। और ये कमोडिटीज़ ही सारी मुतासिर हो रही हैं जो वहाँ से आ रही हैं, बेशक वो तेल हो, बेशक वो फर्टिलाइज़र्स हों, बेशक वो गैस हो, बेशक वो एल्यूमीनियम हो, बेशक वो स्टील हो।
जो भी उधर से आती हैं कमोडिटीज सारी जो उनसी बेशक वो हीलियम हो बेशुमार आती है ना, क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं। तो उनकी जब ये बंदिश हुई अब नाया हरमुज की, उसकी सबसे बड़ी जो हिट है इस सेंस में, वो तो इकोनॉमिक हिट तो चाइना को जो है ना मिल रही है। तो फिर क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उनको तो ये कमोडिटीज जो है इस पे वैल्यू ऐड करके उनको एक्सपोर्ट करना होता है। अमेरिका की तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड इकोनॉमी है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता इससे। तो बात ये इस वजह से मैं समझता था कि चाइना इससे लाताल्लुक नहीं रहेगा आने वाले दिनों में उनका। और फिर ये और दूसरी वजह ये थी कि चाइना की लेवरेज बहुत ज्यादा है ईरान पे। 90% तेल वो ईरान का चाइना लेता है। उनकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ईरान की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग जो है ना उनकी जो बशमूल उनकी डिफेंस इंडस्ट्री, आपको सारी मिसाइल्स और ये जो आपको सारे नजर आते हैं उनके जो बड़े इफेक्टिव भी रहे हैं, तो ये सारे भी जो है ना ये चाइनीज पार्ट्स के ऊपर बनते हैं खासी हद तक। उसमें जो है ना वहाँ पे मेटल अलॉयज भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी वहां से आते हैं। तो इसलिए उनकी रिलायंस इतनी ज्यादा है कि चाइना की लेवरेज है, वो उनको थोड़ा प्रेशराइज कर सकता है कि ये वापस को खत्म करें। तो लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सफारतकारी बहुत अहम है। देखिए क्योंकि अमेरिका भी जो कर रहा है ना प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उनके सारे लफ्जों को हम उस तरह से नहीं ले सकते। वी हैव टू टेक हिज वर्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो ये पॉस्चरिंग भी होती है, वो ईरान पे प्रेशर भी डाल रहे हैं कि देखिए हमें तो कोई परवाह नहीं है, आपने फिर जो करना था वो तो कर लिया, हमें कोई परवाह नहीं है, आपने नेगोशिएट करना है तो फिर आए। ठीक है ना, ये भी मकसद होता है उसका कि नेगोशिएशन टेबल पे अगर दूसरे, क्योंकि आप अपने फरीक को ना ये बता देते हैं कि ये आपकी लेवरेज उतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, तो ये भी जरूरी होता है। ये नेगोशिएशन की टैक्टिक्स भी हैं जो वो कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक। तो और उसका फर्क भी पड़ रहा है, मैं आपको बताऊं, उसका फर्क भी पड़ रहा है। और वो थोड़ा सा ईरान की जानिब से मतलब आइंदा आने वाले दिनों में होपफुली हम नताइज भी देखें। सर, इस बदतरीन बुरहान के बाद क्या मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल किसी बाकायदा अस्करी या मजबूत सफारती ब्लॉक के उभरने की कोई हकीकी गुंजाइश नजर आती है, या अब भी एक लाहासिल ख्वाब ही रहेगा? देखिए अगर आप एक बिल्कुल वो कहें ना कि जो ओआईसी 50 से ज्यादा मुल्क हैं जो इस वक्त दुनिया में मुसलमान हैं 57 के करीब, कि वो उनका कोई ऐसा ब्लॉक वो बन जाए बहुत ज्यादा और वो जो है ना कोई उनकी नेटो टाइप फोर्स बन जाए, तो उसका क्या तो मुश्किल है। वो तो क्योंकि उनके आपस में बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं बहुत से मुसलमान मुल्कों के। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जो ज्यादा करीब आएंगे और भी। अब जिसने तुर्किया है, पाकिस्तान की तो एक मिसाली दोस्ती है, पाकिस्तान सऊदी अरब की भी एक मिसाली दोस्ती है, बहुत ही ज्यादा बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर इजिप्ट है, ये जो बड़े मुल्क हैं मुसलमान, अहम मुल्क हैं मुसलमान, दिफाई एतबार से भी स्ट्रॉन्ग हैं, इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इनके शायद आपस में दिफाई ताल्लुकात भी पहले से ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। और सपोज सर, गॉड फॉरबिड के ये जंग इस वक्त नहीं रुकती और इसराइल और अमेरिका अपने हमलों में मजीद शिद्दत लाते हैं और ईरान के अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल फील्ड्स को उड़ा देते हैं, तो क्या पूरा खित्ता एक नाकाबिले वापसी रीजनल होलोकॉस्ट की तरफ नहीं चला जाएगा? इस सूरत में आलमी बरादरी के पास जंग रोकने के क्या ऑप्शंस बचेंगे? देखिए मैं नहीं समझता कि वो, मतलब मेरा अंदाजा ये है कि जो वो कह रहे हैं ना, वो 2-3 हफ्ते या कोई बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए उनको बहुत ज्यादा वक्त दरकार नहीं है अब, क्योंकि ये कोई महीनों चलने वाली बात वहां पे है नहीं। इसलिए कि अब वहां पे कोई ईरान की तरफ से, देखिए उनको रुकावट क्या है इस वक्त, वहां पे वो एयर सुप्रीमेसी उनको हासिल है, जहां पे वो बॉम्बिंग करना चाहे ईरान में कर सकते हैं, जहां पे मिसाइल्स को ईरान में स्ट्राइक करना चाहे वो कर सकते हैं। टोटल लिटरली उनको एक इस वक्त तो जो है ना एक फ्री रेन मिला हुआ है ना, क्योंकि ईरान की डिफेंस ही नहीं है उस तरह की, उनकी सिर्फ रिटेलिएशन कैपेसिटी है मिसाइल्स की। और वो भी मैंने कहा था और एग्जैक्टली उस तरह ही हो रहा है। देखें वो भी वक्त के साथ साथ डिग्रेड हो रही है, क्योंकि जब इतनी मैसिव बॉम्बिंग होती है तो उसमें फिर जो है ना जाहिर है कि आपकी कैपेसिटी तो जो चीज़ ना डैमेज होती है, तो वो हो भी रही है उनकी कैपेसिटी डैमेज ईरान की। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका था। और देखिए अमेरिका के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनकी एक गैर मकबूल जंग है वहाँ पे। फिर जो कॉस्ट उसका बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट, इवेंचुअली वो अमेरिका पे आएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी शुरू में शायद इतनी परवाह नहीं करें, लेकिन इवेंचुअली उनको करनी पड़ेगी। तो ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी अच्छा ये होगा कि अब इसको खत्म करें, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, एक सीज़फायर और जो चाइना ने किए, जो असूल उन्होंने 5 असूल जो मुतय्यन किए पाकिस्तान और चाइना ने मिलके अपने मुश्तरका एलामिया में, वो बहुत अच्छे असूल हैं। उन्हीं कि असूलों पे सफारती सतह से मबनी बनना। मुज़ाकरात के थ्रू मसले का हल निकाला जाए। बट सर, हम देख रहे हैं ईरान तो चूंकि अपनी बका की जंग लड़ रहा है और अब तो उसने एनपीटी से निकलने की भी धमकी दे दी है।
मतलब साफ है कि वो एटमी हथियारों के हवाले से आलमी दुनिया को जवाबदेह नहीं रहेगा, ना असूलों की पासदारी उस पर ज़रूरी होगी। ऐसे में ये कितना एक खतरनाक साबित होगा इस पूरी सिचुएशन के लिए। देखिए, वो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि एनपीटी से अगर वो निकलते हैं तो वो कोई अच्छा कदम नहीं होगा, बिकॉज़ उनके लिए और मज़ीद मुश्किलात लेके आ सकता है। हम्म। जो है बिकॉज़ फिर तो ये ठीक है कि जो है ना इज़राइली जो रवैया है, वो कई लोग समझते हैं कि उसने उनको फ़ोर्स किया इस तरफ आने की तरफ। लेकिन अगर ईरान उसके अंदर ही रहे और न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात करके एक मुआहदा कर ले, तो मेरे ख्याल है ये उनके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि सैंक्शंस भी लिफ्ट होंगी उससे। अगर एनपीटी वो छोड़ देते हैं तो फिर सैंक्शंस तो नहीं लिफ्ट होंगी किसी तरह भी, तो फिर हम्म। तो बात नहीं बनेगी। उनको ये न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात करके, अच्छा, ये पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है, पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल हो सकता है। और वही एक तरीका है। अब देखिए ना, जंग करके भी देख लिया सबने, उससे भी मसला तो नहीं हल हुआ वो वाला। हम्म। तो और ईरान के लिए भी जो है ना, उनके मेरे ख्याल उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यही होगा कि अब इस पे मुज़ाकरात करें, ये जो न्यूक्लियर इशू है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जोहर सलीम साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुना। वेलकम बैक टू स्टूडियो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ज्वाइन किए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह हैं तहरीके जवानाने पाकिस्तान। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान की ट्रैफिक कैमरों और इंटरनेट स्विच तक को अपने जासूसी निज़ाम में बदल दिया। क्या मशरिक़ वुस्ता की जंग अब रवायती से हटकर खालिस्तन एक साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बन चुकी है? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक एआई के जरिए उड़ते हुए सुपरसोनिक मिसाइलों का रुख मोड़कर कमांडर्स को निशाना बनाया गया। आर वी विटनेसिंग अ डेंजरस शिफ्ट वेयर एआई इज मेकिंग ऑटोनमस लाइफ एंड डेथ डिसीजंस ऑन द बैटलफील्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एआई का और मॉडर्नाइजेशन का, साइबर अटैक्स का, पाकिस्तान भारत जंग के अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ और हमने फिर देखा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग का क्या फ़ायदा होता है। और अब भी लगता यह है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग ईरान को फराहम की जा रही है और यही वजह है कि वो रियल टाइम के अंदर सब चीज़ें देख रहे हैं। जहाँ तक ईरानियन इसका आईटी का मामला है, ईरानियन आईटी बहुत तकड़ी है। ये हम असल में सिर्फ मसला ये है कि इसको कहते हैं कि बिकम विक्टिम ऑफ योर सेल्फ जनरेटेड प्रोपेगेंडा। अब ये जो अमेरिका ने किया, वो तमाम का तमाम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, डिस्कवरी चैनल तो पता नहीं, नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर अमेरिकन माइट को दिखाया गया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को दिखाया गया। लेकिन जो दुनिया में बहुत सारे और ममालिक वो गिल्ली डंडा तो खेल नहीं रहे थे, वो भी कुछ काम कर रहे थे। और आपको मैं यहाँ ये बावर कराता चलूँ कि अमेरिका ने कई अरसा कबल एक ड्रोन भेजा था, रीपर ड्रोन, और ये ईरान के ऊपर भेजा तो ईरान के न सिर्फ जो टेक्नीशियंस थे, उन्होंने उस रीपर ड्रोन के ऊपर ओवरराइड कर लिया, बल्कि उसको उतार लिया, शूट डाउन नहीं किया। उसके 8 महीने के बाद अमेरिका ने एक और ड्रोन भेजा जिसके अंदर अपडेट किया गया कि भई कोई उसके ऊपर हैक ना कर ले। उसको दोबारा हैक करके दोबारा उतार लिया गया और उसके बाद अमेरिका खामोश हो गया। दिस शोज़ के ईरानियन टेक्नोलॉजी भी कहीं न कहीं मौजूद है। और ये जो अब जिस तरह से आपने वॉरफेयर का ज़िक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इस टाइम पे लियाओमिंग 1 जो जहाज़ चाइना का मौजूद है, वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है, लेकिन वो ईरानियन वाटर में नहीं है, लेकिन बाहर खड़ा है। लियाओमिंग 1 6,000 किलोमीटर के अंदर हर चीज को मॉनिटर करता है न्यूरल एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी के जरिए। और न सिर्फ ये करता है, बल्कि तमाम चीजों को वो रिकॉर्ड भी करता है। रिकॉर्ड के साथ साथ वो एआई के जरिए प्रिडिक्ट भी करता है कि ये आगे किस किस मुस्तकबिल में कहाँ कहाँ ये जा सकता है। और यही वजह है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं इस टाइम पे, वो आपने देखा कि कैसे अपने ट्रैजेक्टरीज चेंज कर रहे हैं, जिनका भी आपने एक जिक्र किया। तो ये एक जो इस टाइम पे साइबर हमले हैं, जो इस टाइम पे इजरायली आर्मी के लिए मुश्किलात बनी हुई है, और साथ ही साथ जिसका इजहार उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वो क्या नाम है उसका, जमीर, उसने भी, एयाल जमीर, उसने भी कर दिया हुआ है कि हमारी फौज तो टूट-फूट का शिकार है। 64% लोग नए जो सर्वेज हैं,
उसके मुताबिक वो इजराइल को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इसको एक बहुत ऐसी जगह करार दे रहे हैं जहां रहना नामुमकिन हो गया है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको जंग के मुख्तलिफ पहलू हैं। अस्करियत एक पहलू था, सही। अब इसके कई पहलू सामने आ रहे हैं, और खास तौर पे वो पहलू आ रहे हैं जो दुनिया ने पहले नहीं देखे थे। याद रखिएगा कि जब ये जंग खत्म होगी, जो कि होगी इंशाल्लाह, और इसके बाद अमेरिका अपना सोल सुपर पावर का स्टेटस बरकरार नहीं रखेगा। ये जो गारंटीज की बात आ रही है ईरान की जानिब से, शजिया बीबी, ये बात गौर करने वाली है। सबको पता है कि कोई किसी की गारंटी नहीं होती। क्या यूक्रेन की वो गारंटी जो दी थी अमेरिका ने और यूरोप ने, क्या उसको उन्होंने मान लिया? तो फिर नहीं हुआ ना। जब वक्त आया तो ज़ेलेंस्की ने तो कहा कि हमारे साथ झूठे वादे किए थे। इसीलिए ईरान को भी पता है, लेकिन वो चाइना और रूस की गारंटी इसलिए लेना चाहता है ताकि वो दुनिया को ये बावर करा सके कि अमेरिका की गारंटी की कोई हैसियत नहीं है, चाइना और रूस भी सुपर पावर हैं। ये वो बातें हैं जो मुस्तकबिल में आके दुनिया के अंदर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देंगी, जहां आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, एफएटीएफ, ये वो इदारे बनाए गए अब थे तो बुनियादी तौर बिल्कुल, अब पर तो जो सफारती सतह पर भी ये चीजें डिस्कस होना शुरू हो गई हुई हैं कि नए नए वर्ल्ड ऑर्डर शायद कायम हो जाए। जी, वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो ना जाए, वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया है। हम्म। देखिए ना, 3 सितंबर को जो शी जिनपिंग साहब की तकरीर थी, उसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि धौंस की, धमकी की और डरावे का सियासत का वक्त खत्म हो गया और दुनिया मल्टीपोलर हो गई यूनिपोलर से। इसलिए अब जो सिचुएशन है, आने वाले वक्तों में आपको जिन इदारों के मैंने आपको नाम बताए, ये आपको नहीं नजर आएंगे, या इनका किरदार बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएगा। बल्कि अब दुनिया पेट्रो युआन की बात करेगी, अब दुनिया एससीओ की बात करेगी, अब दुनिया ब्रिक्स बैंक की बात करेगी, अब दुनिया लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करेगी, क्योंकि वेस्ट के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सलीट हो गई या पुरानी हो गई। देखिए, मकसद ये है कि दुनिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऑफ F-35। दुनिया ये बात कर रही है कि वो टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसने F-35 को जमीन बोझ कर दिया। दुनिया ये पूछ रही है कि हमें वो टेक्नोलॉजी दे दो जिससे अमेरिकी बहरी बेड़े, 2 अदद बहरी बेड़े, $8-8 बिलियन का एक बहरी बेड़ा, उनके ऊपर आगे लगवाने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है और उनको भगाने पे मजबूर करने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है। दुनिया ये बात कर रही है कि हमें आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम नहीं चाहिए। दुनिया ये कह रही है कि वो तो बबल वैसे ही बर्स्ट हो गया ना। हाँ। निजाम चाहिए। दुनिया टॉमोहॉक की बात नहीं कर रही, जिसकी स्पीड 550 किलोमीटर और रेंज 1600 किलोमीटर है, बल्कि दुनिया कह रही है कि ईरान के पास जो 17,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला, 2000 किलोमीटर मार करने वाला, ट्रेजेक्टरी चेंज करने वाला मिसाइल है, वो हमें बताओ। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो करंट सिचुएशन में एक अमरीकी शराइत में ये भी था कि ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज को ख़त्म करेगा, मगर हम देख रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई साहब ने हिजबुल्लाह को इस्लामी दुनिया की अजीम ताकत करार दिया है और उनका मुसलसल साथ देने का ख़त लिखा है। हिजबुल्लाह की क़यादत की मुसलसल शहादतों के बावजूद उनका गुरीला नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अब भी कैसे काम कर रहे हैं? देखें, ये भी आपके नाम की तरह हैं। आपके नाम का भी मतलब जो है ना, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद खातून है। ये लोग भी जुर्रतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं और इनके नेटवर्क काम कर रहे हैं। ये अमेरिका की बातें थी कि हमने ये कर दिया। अभी जेडी वेंस और जो नेतन्याहू की टॉक लीक हुई, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर यही बात थी ना। उसने कहा, जेडी वेंस ने, कि जनाब तुमने तो हमें जो 48 घंटे का प्लान दिया था वो तो नाकाम हुआ। अब इसके शजिया 2 पहलू हैं बड़े अहम। पहली बात यह है कि ये ऑडियो तो खुद लीक हुई और वो करवाई भी जेडी वेंस ने। दूसरी इसका मतलब यह है कि व्हाइट हाउस में नकब लगी है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन सदर को लोग अच्छी निगाह से नहीं देख रहे और लगता है कि कोई इन हाउस तब्दीली लाने का भी अमल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, अभी बहुत ये कबल वक्त है, लेकिन इसका एक पहलू यह है कि
अमेरिका का कानून और आइन ये कहता है कि अगर अमेरिका को खतरा हो तो फिर तो मामला चल सकता है, अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ जेडी वेंस ये साबित कर रहे हैं कि इजराइल की जंग थी और अमेरिका उसमें कूदा और अपना $70 बिलियन का अभी तक नुकसान करा बैठा, आइसोलेशन में चला गया डिप्लोमेटिक, और जिस मुल्क के अंदर मुजाहरे करवाना चाहता था, आज 80 लाख लोग उनके अपने मुल्क 25 हाँ। शहरों के अंदर 50 रियासतों पे अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, तो रिजीम कहाँ चेंज होने वाली है? तो ये जो अब जितनी भी प्रॉक्सी थी, ये ईरान के साथ न सिर्फ खड़ी हैं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इस टाइम पे जंग का जो दायरा कार है, वो ईरान के हाथ में है, क्योंकि खुद पीट हेग्सेट और जो जनरल डैन केन का बयान आया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 2 दिन कबल, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान बात नहीं करना चाह रहा, जबकि ट्रंप बात करना चाह रहा है। जबकि ट्रंप तो ये कहता रहा कि ईरान भीख मांग रहा है मुज़ाकरात की। ये देखें कि चीजें चेंज हो रही हैं। अगर अभी तक ईरान खड़ा है तो वो तो वैसे ही, आई मीन दिस शोज के ईरान टेक्निकली ये जंग जीत गया है। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, ईरान का तुर्किया पर मिसाइल दागने की तरदीद करना और उसे फॉल्स फ्लैग करार देना, क्या मुस्तकबिल करीब में डिजिटल और काइनेटिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए दो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोई बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सऊदीया की तेल रिफाइनरी पर हमले की भी ईरान ने तरदीद की थी। क्या भारत की तरह यहाँ भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की कोई साजिश हो रही है? देखिए, तुर्किया के जो वजीर खारजा हैं हाकान फिदान, मेरी मुलाकात भी है उनके साथ और अभी हुई भी, तो वो बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम है कि ये कौन करवा रहा है। आप देखें, रीजन में 2 ममालिक के जासूस गिरफ्तार हुए, अभी हमने खुद ही नाम ले लिया, एक भारत के और एक इजराइल के। ईरान के तो जासूस नहीं पकड़े गए, किसी अरब दुनिया के तो जासूस नहीं पकड़े गए, किसी अमेरिका के जासूस नहीं पकड़े गए। तो ये 2 ममालिक के जासूस क्या कर रहे थे? ये बॉम्बिंग कर रहे थे उन ममालिक के ऊपर, और मजे की बात है कि इनको उन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा है, खलीजी ममालिक की, और उनके ऊपर इल्जाम ये है कि ये उन्हीं के मुल्क के अंदर हमले कर रहे थे और ईरान का नाम लगा रहे थे। अब ये तुर्किया को तो इल्म है इस बात का। अभी मैं आपके लिए एक खबर देना चाहता हूँ। ये याद रखिए कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम प्लेयर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आया, एक इंतहाई जिम्मेदार। पूरी दुनिया में कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लोगों ने कहा जरूर, लेकिन अमली तौर पे करके दिखाया तो पाकिस्तान ने दिखाया। मैं कहता हूं, आप देखें कि उनका कंधा फ्रैक्चर है हमारे वजीर खजाना का, खारजा का, लेकिन हैट्स ऑफ टू इसहाक डार साहब, जो फिर भी अपनी सेहत की परवाह किए बगैर कभी चाइना जा रहे हैं और कभी कहां, और रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब की पूरी एक सोच कार फरमा है, हमारी वजीर आजम की एक सोच कार फरमा है, और वो अमन के लिए। लेकिन इजराइल और अब भारत कभी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान से अमेरिका निकल आए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो पिछले 48 घंटे हैं, उनमें इंडिया के ऊपर डेवलपमेंट क्या हुई है वो जरा सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुला के मीटिंग की है और मुमकिन खतरात का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने बतौर डिफेंस मिनिस्टर तमाम मिनिस्टर्स को डिफेंस के ऊपर ब्रीफिंग दी है। अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तमाम अपने लोगों को बुला के मुमकिन खतरात से आगाह किया है और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी वाज़ेह की है। पाकिस्तान के साथ मुल्क का 4 एयरबेस 30 दिन के लिए खाली करा लिए गए हैं और वहां बकायदा अलार्म बजा के अलार्म टेस्टिंग की गई है। डू यू बिलीव कि ये मामलात ऐसे ही हो रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं खतरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है, और वो जो फॉल्स फ्लैग है वो भारत भी कर सकता है। कश्मीर की आड़ में या किसी और अफगानिस्तान की आड़ में ये फॉल्स फ्लैग करेंगे, क्योंकि इन दोनों ममालिक को पता है कि अमेरिका अब गया तो फिर ना वापस आया, और अगर ये गया
तो भारत और इजराइल तो बेयारों मददगार हो वो तो जाएंगे, सर हम देख क्योंकि रहे हैं इनकी पाकिस्तान अपनी और ताकत। चीन की इस बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल अहमियत भारत में तो सफ़े मातम बिछा हुआ है इससे। और अब कल से ये खबरें भी गर्म है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर गैर मामूली मूवमेंट है। अब आपने भी यही कहा कि उनकी ब्रीफिंग भी हुई। क्या भारत मशरिक़ वस्ता की जंग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ किसी लिमिटेड वॉर या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सिंदूर 1 में उन्होंने कई जो है ना औरतों के सिंदूर उतार लिए। अब क्यों उनके सिंदूर 2 में उजाड़ने की मजीद कोशिश कर रहे हो? पहले जो हुआ था, पहले तो हमने बख्श दिया था हजूर, आप इसको ऐसे समझ लें। मोदी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा कान खोल के सुनिएगा और ये सोचें कि 12 रोजा जो इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, वो एक ट्रेलर था और आज वो 32वें दिन के अंदर चली गई है और वहां जान नहीं छुड़वाई जा रही। पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर आपको आपकी औकात दिखा दी थी। नानी तो दूर की बात है, आपको तो आपकी परनानी भी याद आ गई थी। अब अगर आपने किया तो मोदी जी, अब पाकिस्तान नहीं रुकेगा, क्योंकि अक्टूबर में भारत ये आपके जो प्रॉक्सी है अफगानिस्तान, उसने भी ये गलती की थी। अक्टूबर 25 के अंदर उसने हम पर हमला किया। हमने अपने दोस्तों के कहने के ऊपर हमने कहा कोई बात नहीं, इनको मौका दिया जाए बातचीत का। फिर अब जो हमने शुरू किया है, तो अभी वहां चीखें बुलंद हो रही हैं। अभी वो वहां जाके उड़मची में बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाथ नहीं रोका और ना रोकने वाला है। ये जब तक के इनको इनकी जबान में नहीं सिखाया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी ये करेगा, इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक बाय नरेंद्र मोदी, आई थिंक। लेकिन लेकिन सर बात तो फिर भी नहीं आ रहा। अभी पाकिस्तान ने आज ही 13 दहशतगर्दों को हलाक किया है। क्या ये वाज़ेह सबूत नहीं है कि भारत मशरिक़ वस्ता से दुनिया की तवज्जो हटाने और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए अपने स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सीज को दोबारा मुतहरक कर चुका है? अगर खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी, ईरान बॉर्डर पर शरपसंद अनासिर और अब भारत की तरफ से रवायती फौज मुतहरक हो जाए, तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस मल्टी फ्रंट हाइब्रिड थ्रेट से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? पाकिस्तान फौज की हिकमत अमली जो है ना, वो बड़ी ऑफेंसिव है। इस बार मामला सिर्फ यहाँ डिफेंस पे नहीं होगा। अभी आप अपना प्रोग्राम, अगर ये ऐसा हुआ ना, तो फिर नई दिल्ली में आपने और मैंने इकट्ठे प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार हमने आगे जाना है। इस बार ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हम लोगों की भी बस हो गई है। पहले ही हम लोग बड़े भरे बैठे थे हम, और अगर उसको कोई शक शुबा है तो पहले तो उसने छुप छुपाते हुए इजराइल को बुलाया था अपने साथ मददगार के तौर पर। अभी भी बुला ले, इजराइल को बुला ले, किसी और को बुला ले। जो दुनिया को खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के इस बार भुगतने पड़ेंगे, शायद तारीख इंसानियत ने इतनी खौफनाक चीज पहले ना देखी हो। इसलिए बेहतर यह है कि इस बार पंगा ना करें। इट इज गोइंग टू बी चंगा फॉर देम। राइट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।